हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है चुनावी राजनीति। ये हमारे चैप्टर का अगला वीडियो है जिसको आप अभी देखने वाले हैं, और इसके प्रीवियस वीडियोस हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, जिसके वजह से आप घर बैठे ही हमारे सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई अपने ही घर पे कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने मतदान वाले चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था और उसी के रिगार्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हमारा टॉपिक है चुनावी प्रक्रिया। चुनावी प्रक्रिया, द इलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है, जिसको इलेक्टोरल प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके अंदर में हमारे सामने कुछ 6 या 7 टर्म आते हैं जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि भारतीय चुनाव की प्रक्रिया क्या क्या होती है। सबसे पहले हमें मतदान का क्षेत्र निर्धारित करना होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत बहुत और बहुत ही विस्तार से बात की है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मतदाता सूची। तो एक बार तीसरा नंबर है ये। अगर एक बार यह डिसाइड हो गया कि कौन से इलाके में चुनाव होने वाला है, तो उसके बाद हमारा टारगेट क्या रहता है? उसके बाद हमारा टारगेट रहता है कि कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी उसके बाद मतदाता सूची तैयार की जाती है। क्या की जाती है? मतदाता सूची तैयार की जाती है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। जब भी एक निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तो ये फैसला किया जाता है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं देगा। इस फैसले को अंतिम दिन तक किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान का ख्याल रखने वाले के लिए कुछ स्पेसिफिक यूनिट बनाए गए हैं जो इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसी लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची चुनाव से बहुत पहले ही तैयार कर ली जाती है, और इस सूची को आधिकारिक तौर पर मतदाता सूची का नाम दिया जाता है, जिसको हम आमतौर पर क्या नाम देते हैं? वोटर लिस्ट। वोटर्स लिस्ट होता है लेकिन वोटर लिस्ट कहते हैं, कोई बात नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि इसके साथ ना हमारा एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन या फिर जो बोल सकते हैं एक डायरेक्ट बॉन्ड रहता है हमारा इसके साथ, ठीक है। इसमें वयस्क मताधिकार के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? सार्वभौम। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसके बारे में तो हम लोग जानते ही थे। सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या होता है? जिसके जरिए जो भी व्यक्ति वयस्कता की एज को पहुंच जाता है, हर देश की वयस्कता की एज अलग होती है, वयस्कता की एज को पहुंच जाता है, उसको चुनाव में वोट देने का अधिकार मिल जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अब इसमें सामाजिक और राजनीतिक स्तर नहीं देखा जाता, इसमें बस वयस्कता देखी जाती है। क्या देखा जाता है? वयस्कता। इसका मतलब यह है कि हर किसी का वोट बराबर होगा और हर किसी को वोट देने का अधिकार हो, जब तक कि कोई ठोस कारण नहीं मिलता, ठीक है। अलग अलग नागरिक एक दूसरे से भले ही भिन्न होते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वो समान माने जाते हैं। हमारे देश में 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति मतदाता बन सकता है। क्या बन सकता है? मतदाता बन सकता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय का हो, वो मतदाता बन सकता है, ठीक है। उसे वोट देने का अधिकार दिया जाता है और वो वोट देने के इसी राइट के साथ तो अपने दम पर जी पाता है, ठीक है। उसे मत देने का अधिकार होता है। कुछ अपराधियों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। कुछ लोगों को जानबूझकर वोट देने नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग समाज के लिए नुकसानदेह हैं और इसी वजह से उनको रोका जाता है वोट देने से। अब जैसा कि आपको पता है कि हर साल ना कुछ लोग 18 साल के हो रहे हैं, तो एक बार मतदाता सूची तो डिसाइड करके आप छोड़ नहीं दोगे कि हाँ भाई मतदाता सूची बन गई, लीजिए सब काम हो गया, अब हमेशा के लिए यही लोग वोट करेंगे। हर साल जो 18 साल के लोग हो रहे हैं उनका क्या?
और हर साल कुछ लोगों की मृत्यु हो रही है, कुछ लोग पलायन कर जा रहे हैं, छोड़ के चले जा रहे हैं, उनका नाम हटाना पड़ेगा। तो हर आम चुनाव से पहले, हर अगले चुनाव से पहले जो जो मतदाता नए बने हैं और जो मतदाता छाटे गए हैं उनको नवीकृत किया जाता है, उस लिस्ट को दोबारा बनाया जाता है। ठीक है, और उसके जरिए लोगों को, नए वोटर्स को या पुराने वोटर्स सबको एक बहुत ही बढ़िया चीज दी जाती है जिसको नाम दिया जाता है फोटो पहचान पत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको ब्रैकेट में नाम भी दिया गया है एपिक। एपिक मतलब भव्य, बहुत बड़ा। वोट देने जाते समय आपको ये लेके जाना होता है और ताकि आपके बदले कोई और वोट ना डाल दे या आप किसी और के बदले वोट ना डाल दे। ये कार्ड पहले अनिवार्य नहीं था, अब भी अनिवार्य नहीं है, अभी बस इसको एक आइडेंटिटी कार्ड के नाम पर जाना जाता है। अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो आप कोई भी पीआईसी ले जाकर अपने वोट को दे सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट पीआईसी का मतलब क्या होता है? फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी एक ऐसा, कोई भी ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो क्या हो, फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो आपके लिए। ठीक है, तो आप वोट दे सकते हो। ठीक है, बस यही था, जिसको अब लोग क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं मतदाता सूची का। क्या नाम था ये? मतदाता सूची। अब आपने देख लिया कि भाई चुनाव का क्षेत्र बन गया, चुनाव में भी रिजर्व कर दिया गया कुछ क्षेत्र को, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये भी हो गया, मतलब वोटर लोग भी डिसाइड हो गए, सीट का तो डिसीजन पहले ही हो गया कि कौन सी सीट पे चुनाव होगा। अब चुनाव हो, अब नेक्स्ट टॉपिक डिसाइड होता है कि चुनाव में खड़ा कौन होगा, और वो लोग क्या करते हैं, उम्मीदवार कहलाते हैं। क्या करते हैं? जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहते हैं? उम्मीदवार, जिसको कैंडिडेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैंडिडेट। हर एक व्यक्ति कैंडिडेट, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति जरूर कैंडिडेट होता है जिसके दम पर ही चुनाव लड़ा जाता है। तो वैसे ही कुछ कैंडिडेट होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। अगला टॉपिक आएगा जो हमारा, उसका नाम होगा उम्मीदवारों का नामांकन। उम्मीदवारों का नामांकन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट होता है लेकिन मजे मजे में हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, इसमें आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में। जब भी इलेक्शन होता है तो जब भी नेताजी लोग जाते हैं फॉर्म भरने के लिए तो हजारों की भीड़ उनके साथ जाती है नेताजी का समर्थन करने के लिए। नहीं, नॉमिनेशन के टाइम पे पूरी जिलेबी मिलती है वो खाने के लिए। ठीक है, तो नॉमिनेशन क्या होता है? अगर मुझे चुनाव में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे ऑफिशियली तौर पर सरकार को ये बताना होगा ना कि मैं चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, और इसके लिए चुनाव की जो जो शर्तें हैं वो मैं पूरा कर रहा हूं। इस वजह से मुझे एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा कि हाँ चुनाव लड़ना है, मैं इस पद के लायक हूं, और इस पद के लिए जो जो योग्यता है वह मैं पूरा कर रहा हूं, उसी को उम्मीदवारों का नामांकन कहता है। ठीक है, इतने तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उम्मीदवारों के नामांकन को हम थोड़ा विस्तार से समझाते हैं कि उम्मीदवारों का नामांकन किस तरीके से होता है। जैसा कि आपने देखा है, ऊपर देखा है, मतलब हमने जो भी टॉपिक में देखा है कि जितने भी लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं उनमें लोगों के पास विकल्प होना चाहिए जिसके जरिए वो लोग क्या कर सके, चुनाव में चयन कर सके। ठीक है, और जब भी किसी चुनाव लड़ने, और ऐसा तभी होगा जब किसी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाएगा, कोई बंदिश नहीं होगी। हमारे यहाँ की तो इलेक्शन व्यवस्था ऐसा है कि जो कोई भी व्यक्ति वोटर है, मतदाता है, वो उम्मीदवार बन सकता है। बस हल्की फुल्की शर्तें हैं, हल्की फुल्की, ऐसा नहीं भारी भरकम की 50 करोड़ रुपए लगेंगे तब आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। ना,
हमारे यहाँ छोटी मोटी शर्तें हैं, बस उन शर्तों को मानना है। बस यही बात है कि एक आदमी 18 साल की उम्र में मतदाता बन सकता है, लेकिन किसी भी पोस्ट पर खड़े होने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। मतदाता की एज 18 साल, लेकिन जो उम्मीदवार किसी भी पोस्ट, मुखिया तक का पोस्ट हो चाहे राष्ट्रपति तक का पोस्ट हो, कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार बनने में भी बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके से बात हो रही होती है। अब जब उम्मीदवार बनने की बात आ रही है तो अपराधी वगैरह पे रोक लगाया गया है कि हाँ, कुछ वैसे विशेष पाबंदी नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी अपराधियों पर रोक लगाया गया कि ना, अपराधियों को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कम मामले में ही राजनीतिक, और इसमें एक बात तो ये हो गई, अब दो टाइप से लोग खड़े हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लोग दो टाइप से चुनाव में खड़े हो सकते हैं। एक होता है पार्टी टिकट से, पार्टी से, और एक होता है स्वतंत्र। ठीक है, दोनों लोग आपने देखा होगा, पार्टी से और स्वतंत्र। फलाना नेता जेडीयू से है, फलाना नेता आरजेडी से है, आपने सुना होगा। फलाना नेता एबीसी पार्टी से है, तो वो हो गए वैसे नेता। और फलाना नेता किसी का समर्थन नहीं मांग रहे, अकेले खड़े हुए हैं, तो क्या हो गए? स्वतंत्र कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि स्पेशली भारत में अपराधी वगैरह पर रोक लगाई गई है, इसी वजह से अपराधियों को टिकट नहीं दिया जाता है। ठीक है, राजनीतिक दल कई बार क्या करते हैं कि अपने लिए उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं कि पार्टी से टिकट मिल गया है। क्या मिल गया है? पार्टी से टिकट मिल गया है। अब चाहे ये हो चाहे ये हो, ये दोनों लोगों को एक काम जरूर करना पड़ेगा। क्या? नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, नामांकन पत्र जिसको कहते हैं, नामांकन पत्र कहते हैं, नामांकन पत्र भरना पड़ेगा और कुछ रुपए जमानत राशि देनी होगी। हाल में निर्देश के अनुसार एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू की गई है, जिसके जरिए आपको यह ब्यौरा देना होता है कि आपके घर परिवार के कितने सदस्य हैं, आप पर केस कितना चल रहा है, आपके पास पूंजी कितनी है, ये सब चीजों, मतलब अभी हाल में हुए घोषणा की वजह से ऐसा हो रहा है। हाल की बात नहीं हुई, असल मायने में ये 2010 की बात हो गई। 2010 में घोषणा पत्र भरने का जिक्र आया था, तो हमारी बुक के हिसाब से तो हाल में ही बोलेंगे ना, क्योंकि बुक तो 50-50 साल पुराने डेटा को भी नया बताती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम आगे आते हैं कि प्रत्येक उम्मीदवारों को कौन कौन से विवरण देना होता है। सबसे पहला, उस घोषणा पत्र में आपको यह बताना होता है कि क्या आपके खिलाफ में कोई आपराधिक मामला चल रहा है, यानी आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है। उम्मीदवार और उसके सभी सदस्यों की संपत्ति और देनदारी के बारे में बताना होगा, यानी कि आपको एक आय प्रमाण पत्र और पूंजी प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जिसको एफिडेविट करवाते हैं कोर्ट से। कोर्ट में जाओगे और कहोगे कि मेरी इतनी की पूंजी है, फलाना ढिमकाना, उसको एक ऑफिशियल पेपर पे लिखवा लोगे, तो उसको कहते हैं पूंजी का ब्यौरा देना। ठीक है, पूंजी का ब्यौरा देना। असल मायने में ये बहुत ही खतरनाक बात है। अगर आपने पूंजी का ब्यौरा दिया और आपने गलत पूंजी का ब्यौरा दिया सरकारी डॉक्यूमेंट पर, और ये बात अगर पकड़ी गई ना, तो बहुत भयंकर फ्रॉड की जेल होती है। फ्रॉड की जेल 7 साल की जेल होती है। ठीक है, ये बात भी याद रखना। और उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता कितनी है? शैक्षणिक योग्यता मतलब समझ रहे हो, पढ़ाई लिखाई, क्वालिफिकेशन कितना है। ठीक है, और इन सभी चीजों को सबके सामने पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, और बस यही इसी तरह के काम चलती है, काम चलते रहता है, सबको अधिकार मिलता है, सबको, सभी लोग जान सके ना भाई कि हमारा कौन कौन से लोग हमारे किस किस टाइप से काम कर रहे हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। उसके बाद जब नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया गया तो सरकार क्या करती है? उस नॉमिनेशन फॉर्म में दी गई जानकारी को प्रोसेस करती है। क्या करती है? प्रोसेस करती है। और प्रोसेस करने के बाद क्या करती है? कुछ दिनों के लिए क्या करती है? रोक देती है सब, मतलब इन लोगों को काम करने पे लगाती है। उसके बाद फिर धीरे 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 प्रोसेस करके सारी जानकारी निकालती है, सारी जानकारी निकालती है। और उसके बाद जब सारी जानकारी सही होती है, जो कैंडिडेट लीगल है, जिसका नॉमिनेशन फॉर्म उम्मीदवार बनने की कैटेगरी में जो जो बात थी उसको पूरा कर रहा है, उसको चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी जाती है और उसे एक चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है। चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है।
और चुनाव चिन्ह मिलने के साथ ही ये चौथी प्रक्रिया खत्म और पांचवी का जन्म हो जाता है, जिसका नाम होता है चुनाव अभियान। इसके बारे में तो क्या ही बात करें, बहुत भयंकर जानते होंगे आप लोग इसके बारे में, चुनाव अभियान के बारे में। चुनाव अभियान जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कैंपेन। चुनाव प्रचार साधारण शब्द में बोले तो चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि लोग ये जान सकें कि ये प्रतिनिधि हमारे लिए सही है, ये सरकार हमारे लिए सही है, ये नीति हमारे लिए सही है। तो इसीलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन अच्छी सरकार देगा, किसकी नीति अच्छी है, इस बात पर खुलेआम चर्चा होनी चाहिए। और इसी बात पर खुलेआम चर्चा होती है कब, जब हमारे देश में उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट बन के आती है, नॉमिनेशन फॉर्म में से जो कैटेगरी निकल के आती है और वो लोग जब निकल के आते हैं हमारे सामने, तो उसके बीच में 2 हफ्ते का समय दिया जाता है, 15 दिन का समय दिया जाता है। इस अवधि में हम लोग जो उम्मीदवार लोग हैं ये मतदाता लोगों के साथ कांटेक्ट भिड़ा सकते हैं। कैसे? अपना चुनाव प्रचार करके। इसमें चोंगा बजता है, भोंपू बजता है, नेताजी लोग घूमते हैं, घर घर आके पंपलेट प्रचार देते हैं, अब भाषण चलता है, कई सेलिब्रिटी नेताओं के साथ साथ तो मंत्री, कई महान महान एक्टर लोगों को बुलाया जाता है ताकि जनता प्रभावित हुए और हमें वोट दे। अखबार, टीवी, न्यूज चैनल के जरिए अपना प्रचार करवाया जाता है। असल मायने में ऐसा इसलिए होता है ताकि चुनाव अभियान में कोई भी कमी ना रहे। राजनीतिक दल तो चुनाव अभियान की तैयारी कई महीने पहले से ही शुरू कर देती है, पंपलेट बैनर बनवा बनवा के रखे रहती है। जैसे ही मिलता है टाइम काम शुरू हो जाता है, जैसे ही 14 दिन का समय मिलता है काम शुरू हो जाता है एकदम भयंकर तरीके से। आप जितना प्रचार करना है करिए, ये एकदम चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टी लोगों को अब ध्यान विशेष मुद्दों पर लेकर आती है, जैसे कोई ना कोई एक मुद्दा जरूर उठा लेती है जिसके दम पर चुनावी पार्टी जीतती है। जैसे 71 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त गरीबी हटाओ का नारा बहुत भयंकर तरीके से चल रहा था। 77 के चुनाव की बात करें तो लोकतंत्र बचाओ का नारा बहुत तेजी से चल रहा था, है। अगर 77 के बाद 83 के चुनाव की बात करें तो उस वक्त साउथ इंडिया में स्वाभिमान, तेलुगु स्वाभिमान का भयंकर नारा चल रहा था। ऐसे ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई एक नारा जरूर रहता है, ठीक है, जिसके दम पर जो एजेंडा रहता है, जो मुख्य एजेंडा रहता है, जिसके दम पर देश की सरकार बनती है। लोकतंत्र में और राजनीतिक दल उम्मीदवार अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए छोड़ देना चाहिए, जिसके जरिए सभी को पता चल सके कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन गुंडा है, कौन अपराधी नहीं है, कि कौन अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, इस टाइप की बातें। तो चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, कोई भी उम्मीदवार पार्टी क्या क्या नहीं कर सकती। प्रचार तो कर सकती है लेकिन क्या क्या नहीं कर सकती, इस बारे में बात करें। सबसे पहला, वोटर को लालच नहीं दे सकती, वोटर को घूस नहीं दे सकती, वोटर को धमकी नहीं दे सकती। सबसे पहला सीरीज है, लालच नहीं देना है, घूस नहीं देना है, धमकी नहीं देना है, ये 3 काम नहीं करने हैं। सबसे पहला हटाओ इसको। उसके बाद उनमें जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकती, बहुत बढ़िया, जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना है। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। भाई समझ रहे हो, यानी अगर हम पार्टी में पहले से जीते हुए कैंडिडेट हैं, अगले साल चुनाव हो रहा है, हम लोग इस बार जीते हैं, अगली बार चुनाव हो रहा है, तो अगले बार ना हम अपनी सरकारी गाड़ी, सरकारी एरोप्लेन, सरकारी बिल्डिंग पर चुनाव प्रचार का नहीं कुछ भी कर सकते। सरकारी गाड़ी से चुनाव के प्रचार में नहीं जाएंगे, सरकारी हेलीकॉप्टर यूज नहीं कर सकते, ठीक है, सरकारी बिल्डिंग पर मीटिंग बुला के अपने चुनाव का भाषण नहीं दे सकते, याद रखिएगा। और उससे भी बहुत जबरदस्त बात कि सबको बराबर रखना है, उम्मीदवारों के बीच की श्रेणी को बराबर रखना है, इसीलिए चुनाव प्रचार का खर्चा तक डिसाइड कर दिया गया है, ठीक है। चुनाव प्रचार में देखो, लोकसभा चुनाव में 25 लाख से ज्यादा आप एक इलाके पर खर्चा नहीं कर सकते। 25 लाख से ज्यादा एक इलाके पर खर्चा कभी नहीं कर सकते, आपको करना ही नहीं है, 25 लाख ही मैक्सिमम होगा, ठीक है। और 10 लाख से ज्यादा विधानसभा चुनाव में नहीं होता, यानी स्टेट का जो भी इलेक्शन होता है उसमें 10 लाख, सेंट्रल लेवल का जो भी इलेक्शन होता है उसमें 25 लाख रुपए तक एक उम्मीदवार अपने संसद पे खर्चा कर सकता है। अगर इनमें से किसी भी मामले पे दोषी पाए गए तो इलेक्शन होने से पहले ही उनकी कैंडिडेटरी खत्म कर दी जाएगी, समझ रहे हो। इलेक्शन तो बाद में होगा, इलेक्शन तो छोड़ो, इलेक्शन हटाओ,
पहले ही कैंडिडेटसी रद्द हो गई, जाइए घर, नहीं चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इन कानूनों के अलावा हमारे देश में सभी पार्टियों को आचार संहिता को भी फॉलो करना है। जैसे क्या क्या नहीं करना है, जैसे किसी भी चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं करना है, बहुत बढ़िया। सरकारी वाहन, सरकारी अधिकारियों का उपयोग नहीं करना है, बहुत बढ़िया। चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री जी लोग किसी भी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकते, किसी नई योजना को खोल नहीं सकते, किसी आगामी सरकार के आने वाले फंड को नहीं बता सकते। बात पे रोक लगाया गया है, क्लियरली रोक लगाया गया है, ठीक है, समझ रहे हो। अब जब इलेक्शन होने वाला होता है उससे 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले ये चुनाव अभियान बंद कर दिया जाता है। 2 दिन पहले चुनाव अभियान बंद कर दिया जाता है और 2 दिन पहले आचार संहिता लगा दी जाती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। क्या कहते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। आचार संहिता में अगर कोई धराया तो कैंडिडेसी रद्द होगी, ये बात क्लियर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वैसे तो कोई नेता घूमते नहीं आचार संहिता लगने के बाद, लेकिन अगर कोई नेता घूम भी रहा है ना तो लुका छुपा के घूमेगा, अकेले आएगा मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि इसी टाइप से बातें चलते रहे और किसी को पता ना चले कि चुनाव प्रचार हो रहा है, ठीक है। तो अब देखा आपने, अब हम लोग कहां तक आ गए? अब हम लोग वोटिंग तक आ गए हैं। चुनाव प्रचार हो गया, चुनाव प्रचार 14 दिन का चला, 2 दिन का आचार संहिता लगा, अब हम कहां आ गए हैं? वोटिंग के पास आ गए हैं, ठीक है। अब वोटिंग को हम समझते हैं, तो इसको मिटा ले तब तो वोटिंग को समझेंगे। तो आते हैं और देखते हैं चुनाव का दूसरा सबसे आखिरी चरण। हम सबसे आखिरी नहीं बोले, दूसरा सबसे आखिरी बोले, यानी इसके बाद एक है, ठीक है। दूसरा ये चरण है मतदान। क्या है? मतदान। सर वोटिंग को एक चरण स्पेशल क्यों बनाया गया? भाई इसमें होता बहुत मस्त मस्त चीज है। मतदाता द्वारा जिस दिन वोट दिया जाता है, इस दिन आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं या फिर आम चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में आने वाला हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है, और वोट देने के लिए वो कहां जाता है? जो भी सेंटर वोट देने के लिए बनाया गया है वहां पे जाना होता है, जिसको मतदान केंद्र या जिसको पोलिंग बूथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिंग बूथ कहते हैं, ठीक है। ये आमतौर पे कोई ना कोई सरकारी बिल्डिंग या स्कूल होता है, ठीक है। प्राइमरी स्कूल या सरकारी स्कूल, कोई ना कोई स्कूल जरूर रहेगा, ठीक है। जब मतदाता मतदान केंद्र पर जाता है तो वहां पर बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तब वहां पर होता है हमारे चुनाव कराने वाले अधिकारी लोग जो वेरीफाई करते हैं। जैसे ही हम मतदान सेंटर में घुसे, वेरिफिकेशन शुरू कि हम ही हैं, हम ही अंकित कुमार सिंह हैं, हमारे अलावा कोई और तो नहीं आ गया। हमारा फोटो आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाएगा कि हाँ रहा हमारा फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसको देखिए मिलाया जाएगा, हाँ फलाना अंकित कुमार सिंह, बहुत अच्छी बात है। इनका कार्ड का नाम लिस्ट में मिलाया जाएगा। लिस्ट में मिलने के बाद हमसे सिग्नेचर करवाया जाएगा एक जगह कि हाँ हमने वोट दिया। और उन लोगों के पास ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन हमारे पास कैसा प्रूफ आया? इसके लिए उंगली पर एक विशेष निशान लगाया जाएगा। फिर वहीं पर लगभग हर एक कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने गए थे ना, उन हर एक कैंडिडेट का एक एक एजेंट बैठा रहता है, या फिर जो भी खड़ा रहता है या देख रेख करता है, वो देख रेख करता है कि चुनाव सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। या फिर जो अंदर चुनाव में चुनाव अधिकारी हैं वो किसी एक आदमी को फेवर करके उसी को वोट तो नहीं दिलवा रहे हैं। देखा लोकतंत्र कितना अच्छा है। सरकार जिसको काम दी है उसके काम को भी वेरीफाई करने के लिए एक आदमी रखी है, एक आदमी नहीं बहुत सारे आदमी रखी है जो हर एक कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट होते हैं। हर पोलिंग बूथ पर एक एजेंट रहता है, ये बात याद रखिएगा। हर पोलिंग बूथ पर एक एजेंट, पोलिंग बूथ समझ रहे हो, जहां वोट दिया जाता है उस पर एक एजेंट। तो अगर एक दो ईवीएम है तो एक एजेंट, 2 ईवीएम है तो एक आदमी का 2 पोलिंग एजेंट, 3 ईवीएम है तो एक आदमी का 3 पोलिंग एजेंट कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहता है? पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट का जॉब अच्छा होता है, जिसमें आपको बस ये देखना है कितना वोट पड़ा, और एस्टिमेट लगाया जाता है कि हमने जिसको प्रचार किया था उसमें से कितने लोग आए थे वोट देने के लिए, जिससे एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ फलाना आदमी का पार्टी का इतना वोट पड़ा और इतना वोट दूसरे पार्टी का पड़ा। अंदाजा ही लग जाता है, गांव के लोग लगा ही लेते हैं अंदाज, ठीक है। तो वही आदमी ऐसे ही मतदाता एक पत्र पर, अब उसके बाद क्या होता है? 2 टाइप से चुनाव की प्रक्रिया होती है। वोटिंग की प्रक्रिया
दो टाइप से होती है, या तो बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम होता है, बैलेट बॉक्स वोटिंग सिस्टम, जिसमें बैलेट बॉक्स के अंदर क्या किया जाता है, वोट दिए जाते हैं। इसमें आपको एक पेपर दिया जाता है, उस पर हर एक कैंडिडेट का नाम और चुनाव की मोहर, नाम और चुनाव की मोहर, नाम चुनाव की मोहर, ठीक है, ठीक है। जैसे राम, उसका चुनाव चिन्ह ईंट, श्याम उसका चुनाव चिन्ह पत्थर, मोहन उसका चुनाव चिन्ह अगरबत्ती, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा लिस्ट रहेगा और उसमें आपको जिस कैंडिडेट का मन किया उस कैंडिडेट के नाम पर या फिर उसके बगल में एक जगह दिया रहता है खांचा, जिस पर मोहर लगा दीजिए, आप वोट दे दिए। फिर उसके बाद उसको फोल्ड करके ही दिया जाएगा, आपको वो फोल्ड करके दिया जाता है। जैसे अगर आपको वोटिंग देनी है ना, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको जैसे ये आपका अगर बैलेट पेपर हुआ तो इस बैलेट पेपर को ना आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, ये बैलेट पेपर आपको बकायदा फोल्ड करके दिया हुआ रहेगा ऐसे, ठीक है, पूरा फोल्ड करके आपको दिया रहेगा, ठीक है। वो पोलिंग एजेंट लोग ही आपको पूरा ऐसे फोल्ड करके देंगे कि हाँ ये लीजिए, जाइए वोट दीजिएगा, ठीक है। तो आप जब आइएगा तो आपको क्या करना है, ऐसे खोलना है, ऐसे देखना है कि हाँ इसमें हमारे पहचान का कौन है, जो दिखा आपको आपके पहचान का, आपको बस ठप्पा उठाना है, जिसको आप जो आपका पसंद है, मतलब जो भी आप जिस भी कैंडिडेट को पसंद करते हो। जैसे यहाँ पर ए बी सी 3 नाम है, यहाँ पर ए बी सी का चुनाव चिन्ह है और यहाँ पर निशान बनाया हुआ है कि यहाँ पर आप मोहर लगा सकते हैं। तो एक आदमी पर या फिर किसी एक आदमी पर आप मोहर लगा दीजिए, इसी टाइप की वोटिंग होती है। एक बात याद रखना चाहिए कि ये डब्बा जो है इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी आप ठप्पा लगा रहे तो यहीं लगाओ या यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, बीच में नहीं लगना चाहिए या स्याही नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपका वोट काउंट नहीं होगा। कई लोग होते हैं जो 2-3 वोट दे देते हैं एक ही कागज पे, तो वो भी काउंट नहीं होता है, ठीक है। उसको बोगस वोट कहते हैं, क्या कहते हैं, बोगस वोट या गलत वोट, उसको काउंट नहीं किया था। फिर आपको जैसे पेपर दिया गया था वैसे पेपर लेना है और उसको जो भी बैलेट बॉक्स है उसमें आराम से ऐसे बैलेट बॉक्स का जो होल बना रहता है उसमें बस डाल देना है, डाल दिए, आपका वोटिंग हो गया, आप घर चले जाइए, ठीक है। इस टाइप की व्यवस्था होती है। ये तो था बैलेट पेपर सिस्टम। अब नया सिस्टम आ गया है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला सिस्टम। इसमें क्या होता है कि वही व्यवस्था होती है, बस मोहर के नाम पर इसमें बटन लगा रहता है और ये एक इलेक्ट्रिक सिस्टम रहता है जिसमें माइक्रोचिप के जरिए सारा वोट रिकॉर्ड होता है। आप एक बटन दबा दिए, फिर उसके बाद आप चले आए, फिर नेक्स्ट कैंडिडेट गया, वो अगला बटन दबा के चले आता है, ठीक है। इस टाइप पे वोटिंग होती है। अभी कुछ दिनों पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में काफी गड़बड़ी हो रही थी, ईवीएम में काफी ज्यादा लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, हाँ, कि ईवीएम भी गड़बड़ कर सकता है। तो सरकार ने एक क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक चेक करने वाला यूनिट ही लगा दिया, जिसमें सिर्फ आपको दिखेगा कि आपने किसको वोट दिया है। जो ऐसे करके, जैसे ये पोलिंग बूथ हो गया, यहाँ पर ये लग गया, वहां पर उसका ऑफिसर बैठा है उस साइड, वो इतना ऊंचा, मतलब एक कुछ का भी पेपर का या फिर पेपर का नहीं, कूट का दीवार लगा दिया जाता है गत्ते का, जिसके जरिए वो उधर से बैठ के बोलता है हाँ अब दबाइए, तो आप अब दबा दिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा डब्बा, जैसे आप फिंगर स्कैनर रहता है ना, उतना बड़ा डब्बा दिखेगा, उस पर आपको दिख जाएगा, पी की आवाज आएगी और आपको दिख जाएगा कि आपका वोट किस सिंबल पर गया है। क्योंकि पहले बहुत धांधली हो रही थी, इसीलिए गलतियों से बचने के लिए और लोगों को पता भी चले कि हमने किसको वोट दिया है, यह प्रक्रिया होती थी वोटिंग की, ठीक है। और नाम और चुनाव चिन्ह के बाद अब निर्दलीय चुनाव चिन्ह होते हैं, उसके बाद भी ऐसा ही कुछ होता है। उसके बाद क्या होता है, सारी वोटिंग, सारा ईवीएम बॉक्स को क्या कर दिया जाता है, बंद करके डब्बा में डालिए और डब्बा में डालकर गाड़ी में चढ़ाकर सील कर दिया जाता है। आपने देखा होगा जब चुनाव खत्म हो जाता है, आपने नहीं देखा होगा कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग रहते हैं, जो पोलिंग एजेंट लोग रहते हैं या फिर जो लास्ट वोटर लोग रहते हैं, वो लोग शायद देख लेते हैं कि जब वोटिंग काउंट हो जाती है और 4 बजे या 5 बजे जो भी लास्ट टाइम रहता है, 5 बजे के बाद 5 मिनट का और इंतजार देखा जाता है। कोई नहीं आता है, मतलब फिलहाल उसमें किसी को वोट देने का राइट नहीं होता है, लेकिन बस उसको उस वक्त सब वो लोग अपना सरकारी डॉक्यूमेंट समेटते हैं और उसके बाद बैलेट बॉक्स को तुरंत ही सील किया जाता है, उसको तुरंत ताला लगाया जाता है, ताला लगा के एक कपड़ा रहता है, उस कपड़े को पहना दिया जाता है और उस कपड़े को पहनाकर उसको सामने के साइड करके एक मोमबत्ती के साइज का दिया रहता है इन लोगों को, प्लास्टिक का रहता है या फिर रबर बैज रहता है, उसको पिघला कर उस ताले पर, उस ताले के कपड़े पर गिराना होता है और गिराकर सरकारी मुहर होती है उसको लगा देना होता है। तो इससे क्या हो गया, वो बॉक्स सिक्योर और सील हो गया। अगर उस पे की सील टूटी हुई है
जिसका मतलब ये है कि वो बॉक्स इनवैलिड घोषित हो जाएगा और उस इलाके में दोबारा चुनाव होंगे। बहुत भयंकर तरीके से, देख रहे हो कितना सेफ्टी रहता है। ठीक है, अब यहां से ये सब डब्बा स्ट्रॉन्ग रूम में जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम मतलब मजबूत कमरा ना, यहां से ये सारे डब्बे जाते हैं किसी एक सेफ लोकेशन पर, जहां पर सरकार कुछ दिनों के लिए इनको रखती है, 5 दिन 10 दिन के लिए रखती है, हो सकता है कई कई महीने के लिए भी रखती है। तो उसके बाद वोटों की काउंटिंग होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अगला टॉपिक है मतगणना। मतगणना, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मत गिनना इसका मतलब होता है मतगणना, वोट काउंटिंग। इसके बारे में सबको पता ही है। जैसे पोलिंग एजेंट उस दिन थे चुनाव वाले दिन, वैसे ही वही पोलिंग एजेंट फिर से क्या किया जाता है, यहां पर भी ला दिए जाते हैं। वहां पर पहले इलेक्शन अधिकारी हुआ करते थे, जो क्या करते थे, जो इलेक्शन को कंट्रोल करते थे, और अभी यहां पर काउंटिंग करने के लिए कुछ अधिकारी बनाए गए होते हैं, जो क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, मतगणना होती है, धीरे 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 काउंटिंग की जाती है, काउंटिंग करने के बाद रिजल्ट आता है और ऑफिशियल लिस्ट बन के निकलती है शाम को, या जब भी रिजल्ट पूरा काउंट हो जाता है उसके बाद एक ऑफिशियल लिस्ट बन के निकलती है और उस लिस्ट को लगा दिया जाता है और सरकार के साथ उसको घोषणा पत्र के तौर पर साइन कर दिया जाता है। हर एक उम्मीदवार जो जो रहते हैं, जो जो वहां रहते हैं, उनसे तुरंत साइन करवा लिया जाता है कि आपको इतना वोट मिला, आपको इतना वोट मिला, आपको इतना वोट मिला। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था होती है। आपने ये भी देखा होगा टीवी में कि इतने की बढ़त चल रही है, इतने की घटत चल रही है, वो सब भी होता है। जितने ईवीएम खुलते हैं, जितना बैलेट बॉक्स खुलता है, उसकी काउंटिंग हो जाती है। काउंटिंग होने के बाद उसको डेटा को जैसे ही लिखा जाता है, अंदर जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो उसको देख लेते हैं और देखकर बाहर आकर न्यूज दे सकते हैं, या फिर कुछ न्यूज एजेंसी वाले होते हैं वो भी वहां से उस डेटा को देखकर प्रचार करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से सरकार में चुनाव की प्रक्रिया चलती है। इलेक्शन की प्रोसीजर बहुत टफ होती है, बाप रे बाप, समझ लो। अब उसके बाद हम लोग, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि भाई हमारे इलेक्शन इतने अच्छे, फ्री और सिक्योर कैसे होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, और आप लोग घर पे रहो, पढ़ते रहो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। अभी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।